राजनीति की शुरुआत करेंगे सीएम योगी के उस ऐलान से जिसे सुनकर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिर्ची लग सकती है। दरअसल सीएम योगी आज आईआईटी कानपुर के समारोह में पहुंचे थे और यहां उन्होंने सीधे शब्दों में ऐलान किया कि अब 2017 के पहले वाली यूपी नहीं है, अब यूपी बदल चुकी है और जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 योगदान निभाने वाला राज्य भी बनेगा। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा और उनके इस दावे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ऐलान योगी, अब बदल चुका है यूपी। बाबा ने ठाना है यूपी को नंबर 1 बनाना है। करीब 8.5 साल पहले मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली थी और सीएम के सिंहासन पर बैठने के साथ ही एक कसम भी खाई थी कि यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रहेंगे। आज करीब 8 साल और 165 दिन बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ आईआईटी कानपुर के समन्वय कार्यक्रम में पहुंचे तो गर्व से सीना चौड़ा कर कहा कि उत्तर प्रदेश 2016-17 के दौर से काफी आगे बढ़ चुका है, यूपी का चेहरा बदल चुका है। युवाओं में निराशा थी, प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी का सीधा निशाना समाजवादी पार्टी की सरकार पर था और मुद्दा था अर्थव्यवस्था। योगी ने याद दिलाया कि 1964 तक यूपी देश की नंबर 1 इकोनॉमी थी, लेकिन 2016-17 तक 8वीं अर्थव्यवस्था बन गया। पहले उद्योगपति यूपी की तरफ देखते भी नहीं थे, आज हर कोई यूपी में निवेश करना चाहता है। 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था। लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है, कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। दरअसल सीएम योगी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि लगातार बदल रही है। अपराध पर लगाम लग चुका है और सूबे में विकास की बयार बह रही है। यूपी के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। 6 एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं, 11 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की जा चुकी है। पिछले 8 साल में 56 लाख से ज्यादा सरकारी आवास बनाए गए हैं। यूपी अब देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हो गई है और ये महज आंकड़े भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर की तस्दीक भी करती है, जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया महसूस कर रही है। चाहे अयोध्या में दिव्य राम मंदिर हो या फिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और हाल ही में महाकुंभ का भव्य आयोजन, यूपी का कायाकल्प पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने और 300 साल पहले वाला रुतबा दिलाने का लक्ष्य रखा है। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर्म में है तो दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता भी एक्शन मोड में। असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ हिमंता के बुलडोजर एक्शन से मियां भाई की टेंशन बढ़ती जा रही है। असम के गोलपाड़ा पहुंचे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बेदखली अभियान पर सीएम हिमंता को घेरने की कोशिश की, जिस पर हिमंता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मदनी ने दखल दिया तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों पर एक्शन तो मदनी को टेंशन। सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए
लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर। हिमंता की चेतावनी, कानूनी फेर में फंसेंगे मदनी। सीएम मैं है, सीएम मादानी नय नय, मैं मादानी फादानी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर फायर हैं और उनके निशाने पर हैं जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी, जो हिमंता सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल असम में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम हिमंता का जो अभियान चल रहा है, उससे मुस्लिम संगठनों में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये दो तस्वीरें असम की हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। गोलाघाट के बाद गोलपाड़ा में भी कार्रवाई हुई तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद अजहर मदनी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां बसे मुस्लिमों से मिलने पहुंच गए। महमूद मदनी ने गोलपाड़ा का दौरा कर वहां मौजूद मुस्लिमों से बात की और हिमंता सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और घुसपैठियों की बेदखली की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विरुद्ध बताते हुए सियासी फायदे के लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया। एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बार्बरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। मदनी ने शब्दों की सीमा लांघी तो हिमंता भी जुबानी वार करने से नहीं चूके और मदनी को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर सरकारी मामले में दखल दिया तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो मादानीर बहादुरी कांग्रेस थकिले चले, बीजेपी थकिले मादानी फादानीर एको बहादुरी नहीं। सीएम मैं है, सीएम मादानी नय नय, मैं मादानी फादानी। दरअसल असम के गोलपाड़ा और गोलाघाट समेत कई इलाकों में बेदखली की कार्रवाई हो रही है। यहाँ बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से रहने की खबर है। इनमें कई इलाकों को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है, जिस पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है और इसी को लेकर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन सीएम हिमंता ने भी साफ कर दिया है कि असम में अब अवैध घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के कौशाम्बी में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। यहाँ की एक मस्जिद में तिरंगे को इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया गया। हालांकि मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल है कि तिरंगे का अपमान कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं थी। नीचे तिरंगा, ऊपर इस्लामिक झंडा, मौलाना की नफरती सोच पर हंगामा। इनकी तो मंशा यही थी कि हमारा इस्लाम बहुत ऊपर है, तिरंगा से भी ऊपर है। माफ़ी मांगना तो इन लोगों का दिखावा है, वो तो केवल दिखावा करते हैं। मीडिया का ही है तो उनके सामने तो बोलेंगे कि हम माफ़ी मांग रहे हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ शर्मनाक हैं, बल्कि कट्टरपंथियों की नफरती सोच और देश विरोधी मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि उनके लिए देश से ऊपर मजहब है। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी से आई तस्वीर देखकर शायद आप यही कहेंगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल 15 अगस्त को योगी सरकार ने हर घर और संस्थान में तिरंगा लगाने का आदेश जारी किया था। कौशाम्बी के मूरतगंज की मीनारा मस्जिद में भी तिरंगा लगाया गया, मगर इस्लामिक झंडे को तिरंगे से ऊपर रखा गया। हर घर तिरंगा के दौरान यहाँ पर इस पूरे इलाके में झंडे लगाए गए थे, तिरंगा झंडा लगाया गया था, क्योंकि ये आदेश दिया गया था हर घर तिरंगा के दौरान यहाँ पर सभी घरों में तिरंगा जो है वो लगाया जाएगा। और उसी के मद्देनज़र ये जो मस्जिद है, आसपास की जो चीज़ें हैं, वहाँ पर भी तिरंगा लगाया गया। लेकिन ये जो तिरंगा है ये इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया गया और इस्लामिक झंडा जो है उसको ऊपर कर दिया गया।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो तिरंगे के अपमान का मामला उठा, जिसे लेकर पुलिस भी एक्शन में आई और मीनारा मस्जिद के इमाम इम्तियाज अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि है और उसे सबसे ऊपर ही रखना चाहिए कहीं भी हो। जो हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हम लोग देखेंगे, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है और उस पर जांच भी की जा रही है। जो भी दोषी हैं वो जेल भी भेजे जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तो कहीं भी स्वीकार नहीं है, ये क्लियर है। इस्लामिक झंडे को तिरंगे के ऊपर रखने पर हिंदू देशभक्तों में आक्रोश है, जबकि मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर मुस्लिम पक्ष की अपनी ही दलील है। उनका सोच रहा होगा कि हमारा जो है इस्लाम ऊपर है और बाकी चीज़ें जो भी हैं सब न्यूज़ पे है ही है। तिरंगा हमारा सर्वमान्य है, उसके अगर ऊपर कोई भी इस्लामिक हो या कोई भी प्रवृत्ति का हो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से हुआ है। जब हुआ ये मौजूद नहीं थे, बच्चे कर दिए गलती, अब गलती का एहसास भी उन्हें। इस्लामिक झंडा ऊपर है लेकिन और हिंदुस्तान का झंडा भी ऊंचा है। इस्लामिक झंडा ऊपर है कि तिरंगा? तिरंगा ऊपर है। तिरंगा ऊपर है कह रहे हैं, बताइए तिरंगा ऊपर है कि इस्लामिक झंडा ऊपर है? तिरंगा ऊपर है मैम, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। वही तिरंगे के अपमान के आरोपी इम्तियाज अहमद अब सफाई दे रहे हैं। तिरंगे से मोहब्बत की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसके अपमान के लिए बच्चों को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। हमें भी मोहब्बत है तिरंगा से, और है मोहब्बत और रहेगी मोहब्बत। इसी मुनासबत से हमने लगाया। अब बच्चे रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद जिस तरह हर मस्जिद को सजाया जाता है इस्लामिक झंडों से और दीगर चीज़ों से, वही कर रहे थे। अब वो झंडा बारिश थोड़ी देर पहले आंधी आई, बारिश टेढ़ा हो गया। दरअसल बच्चे उसको उतार के रखने जा रहे थे, अब खोल कर खड़ा किया, और फिर दूसरा झंडा बांध रहे थे कि हम इसको बांध दें, इसके बाद इसको हम रख देंगे। बस इतने ही में वीडियो बनाई गई, FIR किया गया। मगर सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि ऊपर इस्लामिक झंडा और नीचे तिरंगा, ये कैसी सोच है? आखिर हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है? कौशाम्बी से जी मीडिया के लिए प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में LLB छात्र और ABVP कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज पर राजनीति शुरू हो गई। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ इसका विरोध नहीं कर रही है, बल्कि ABVP के समर्थन में सड़कों पर उतर गई। लखनऊ में SP के स्टूडेंट विंग ने राजभवन के पास प्रोटेस्ट किया। आखिर एक दूसरे के विरोधी साथ कैसे आ गए, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बाराबंकी में LLB के छात्रों पर लाठीचार्ज पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लाठीचार्ज के खिलाफ सिर्फ छात्र और ABVP कार्यकर्ता ही सड़कों पर नहीं है, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठन भी साथ आ गए हैं। यानी लाठीचार्ज के खिलाफ विरोधी भी एकजुट हो गए हैं। आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा भी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ ABVP के समर्थन में उतरा। लखनऊ में कल जहां ABVP कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, वहीं आज SP छात्र सभा ने मोर्चा संभाला और विधानसभा के पास प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने, सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। ABVP दोषी पुलिसकर्मियों और कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। वहीं SP इस मुद्दे को लेकर साफ तो है, लेकिन सरकार पर ही सवाल उठा रही है और NSUI भी तुरंत एक्शन की मांग कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त सभी दोषियों पर, पुलिसकर्मी हो या विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों, उन पर कार्रवाई की जाए। जो बाहरी उपद्रवी गुंडे जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ मारपीट की, उन पर FIR करके और उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उन पर भी कार्रवाई की जाए। उन पे जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, समाजवादी पार्टी छात्रों पे लाठीचार्ज की निंदा करती है, उनकी मांगों का समर्थन करती है और समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग भी करती है। जब तक SRM यूनिवर्सिटी पर कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती और दोषी जो पुलिसकर्मी है, जिन्होंने इतनी बर्बरता पूर्वक मारा है, पीटा है, लाठीचार्ज किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम NSUI के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।
जहां एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर सोमवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता भी सपोर्ट में पहुंचे। आरोप है कि कॉलेज गेट पर छात्रों का पूरे दिन चले प्रदर्शन के बीच पुलिस ने नोकझोंक के बाद लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए। मुंबई से गिरफ्तार ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक ने पुलिस पूछताछ में कई राज खोले हैं। दिव्या वीआईपी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करती थी। बताया जा रहा है कि नव्या मलिक के तार सिर्फ बड़े बड़े कारोबारियों तक ही नहीं बल्कि नेताओं तक जुड़े हुए हैं, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मुंबई में पकड़ी गई रायपुर की ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि ड्रग्स क्वीन नव्या का संबंध केवल उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों से ही नहीं बल्कि कई राजनेताओं तक भी उसकी पहुंच है। नव्या पर खुलासों के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अब ड्रग्स क्वीन नव्या को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ड्रग्स क्वीन नव्या के कांग्रेस नेताओं से लिंक का आरोप लगाया गया। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के बाद ड्रग्स सिंडिकेट में कांग्रेस का हाथ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी का दावा है कि नव्या छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शुएब ढेबर के भी संपर्क में थी। आरोप है कि नव्या मलिक वीआईपी पार्टियों में भी ड्रग्स सप्लाई करती थी। हाई प्रोफाइल पार्टियों में वो खुद ही जाती थी। नव्या मलिक ड्रग्स सिंडिकेट की डार्लिंग के नाम से मशहूर थी। नव्या के तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। आरोप है कि नव्या का गैंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स लाकर यहां सप्लाई करता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि नव्या और उसके सिंडिकेट के लोग हनी ट्रैप से भी जुड़े थे। रायपुर में कई अपराधियों को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया है। दरअसल ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक मुंबई में रहती है। लोगों की नजर में वो इंटीरियर डिजाइनर है। इसी जरिए वो ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में आई थी और फिर इस सिंडिकेट पर राज करने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की, जिन्होंने 20 अगस्त को हुए हमले के बाद एक बार फिर जन सुनवाई को शुरू कर दिया। आज भी उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को सुना और मदद का पूरा भरोसा दिया। लेकिन इस दौरान वहां सुरक्षा का दिल्ली पुलिस ने कैसा चक्रव्यूह तैयार किया था, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है और सुरक्षा पर बेहद ही खास ध्यान रखा गया है। आज 20 साल से मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था 1 जुलाई को, तो वी आर अरेंजिंग फंड्स फॉर हिम। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर जन सुनवाई की, लेकिन इस बार तरीका बदला हुआ था। सीएम पहले लोगों से खुलकर मिलती थी, लेकिन इस बार वो जहां बैठी थी उनके आसपास सुरक्षा का कड़ा घेरा था। फरियादी और सीएम के बीच का फासला ज्यादा रखा गया था। फरियादी के लिए एक माइक भी लगाया गया था जिससे उनकी बात को ठीक से सुना जा सके। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी समस्या लेकर, उनमें जो है दरअसल गैप बना रहे, ये खास ध्यान रखा है। और घेरा एक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया है चारों तरफ, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक एक करके जो है आगे जो है भेजा जा रहा है जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे ख़ास ये है कि जन सुनवाई फिर से शुरू हो गई। जो लोगों की समस्या है वो तो सीएम सुन रही है, लेकिन सुरक्षा जो है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। सीएम की सुरक्षा के लिए इस बार आवास के बाहर FRS वैन की तैनाती की गई थी, जो संदिग्ध की पहचान कर पुलिस को अलर्ट करती है। इस बार जो है एक नई तकनीक का इस्तेमाल जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS, यानी कि इससे संदिग्ध पर नज़र रखी जाएगी। ये जो कैमरा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, दरअसल यही जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुँच रहा है उसके रीड करती है, और उसके बाद अगर वो क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर कोई डाटा है उसका क्राइम का, तो वो सामने आ जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति को यहीं पर रोक दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। किसी भी तरह का संदिग्ध जो व्यक्ति है जिसका क्राइम का बैकग्राउंड है वो दरअसल मुख्यमंत्री आवास में एंटर नहीं कर पाएगा।
साथ ही वहां फोन, बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगा दी गई। चेकिंग को सख्त कर दिया गया और इसे लेकर वहां नोटिस भी लगा दिया गया। यहाँ पर एक पेपर लगा दिया गया है जिसमें आप क्या क्या अंदर ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ आपका साथ होना चाहिए, आधार कार्ड और कोई भी गवर्नमेंट आईडी चाहिए अगर आप अंदर जा रहे हो तो। बैग, मोबाइल फ़ोन और अदर्स इलेक्ट्रॉनिक। कोलकाता में सेना के वाहन को रोकने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान कहा है, जबकि ममता पहले ही आर्मी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं। इस बीच कोलकाता से आर्मी के वाहन का जो वीडियो आया है उससे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि आर्मी के वाहन के ड्राइवर ने खतरनाक ड्राइविंग की थी। यह वीडियो कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के पास के चौराहे का है। सेना की गाड़ी गुजर रही है, बहुत ही धीमी रफ्तार है, जबकि उसकी दाईं ओर से पीछे आ रही कार तेज रफ्तार में है। सेना के वाहन के ड्राइवर को पीछे से आ रही कार का जैसे ही एहसास होता है वो अपना वाहन खुद लगभग रोक सा देता है, लेकिन तभी कोलकाता पुलिस का एक जवान आता है, सेना के वाहन को रोकता है, खतरनाक ड्राइविंग का केस दर्ज कर लेता है। सेना का वाहन रुका रहा। कोलकाता में बीच सड़क पर देश के सैनिक कोलकाता पुलिस से रुसवाई झेलते रहे। बताया गया कि आर्मी वाहन के पीछे कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा की कार थी, जो टकराने से बाल बाल बची। इसके बाद कोलकाता ट्रैफिक विभाग के अधिकारी का दावा आता है कि सेना के वाहन ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की और ये कार्रवाई उसी के एवज में है। We have submitted the complaint from traffic department to the local PS and local PS is taking the necessary legal action. एक तरफ दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ घंटों में हुई तेज बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जगह जगह पानी भर गया। फिलहाल यमुना खतरे के निशान से ऊपर 207 मीटर को पार कर चुकी है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। दिल्ली में बाढ़ के मंडराते खतरे पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, कई इलाके डूबे। यमुना डेंजर लेवल पार, लोगों के घरों में बाढ़। दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल 205.33 मीटर से ऊपर 207.19 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे यमुना का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। दिल्ली के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। भारी बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 200 से 250 परिवार हैं और यहाँ पर बोट के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब देखिए ये जो घर है यहाँ पर वो पूरी तरीके से डूब चुका है। बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं यहाँ पर और जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको टेंटों में शिफ्ट किया गया, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं। पूरा परिवार यहाँ पर रहता है और ये पूरी तरीके से देखिए घर का आधा से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। एनडीआरएफ रेस्क्यू में लगी है। पास ही में राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके रखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की मोनेस्ट्री का भी है, जहां लोग अपना सामान लेकर इलाके को छोड़ रहे हैं। 250 के करीब दुकानें, सारी दुकानें डूब चुके हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं उन्होंने खाली कर दिया गया और ये इलाका सीधे आईएसबीटी से नजदीक है, यानी रिंग रोड से नजदीक है। अगर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना बह रही है और जो पानी हथनीकुंज बैराज से छोड़ा गया है लाखों क्यूसेक पानी, वो अगर दिल्ली पहुंचता है शाम तक तो हो सकता है कि रिंग रोड तक ये पानी आ जाएगा। और ये मोनेस्ट्री की तस्वीरें हैं, पूरा मोनेस्ट्री डूब चुका है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन एहतियात बरत रहा है। अब पानी का स्तर लोहे के पुल तक पहुंचने वाला है। लोगों की आवाजाही बंद है, लोगों को मना किया कि यहाँ से ना आए। आपको स्थिति भी दिखा देते हैं। विक्रम, ये तस्वीर दिखा दीजिए और दिखा दीजिए कि कितना तेज है यहाँ पर पानी का बहाव।
पानी का बहाव बहुत कम था जब हम कुछ घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अभी स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है, गंभीर है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, चाहे वो हत्तीकुंड बैराज हो, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, चाहे वो ओखला बैराज हो, हर जगह से पानी छोड़ा जा रहा है और ये स्थिति अभी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी। दिल्ली में ये परेशानी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि निचले इलाकों में रहने वाले मवेशियों पर भी यमुना का ये पानी मुसीबत बनकर टूटा है। ओल्ड उस्मानपुर इलाके में इंसानों के साथ साथ 2500 मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया है। स्थिति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल किसी दिल्ली वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गारंटी है कि कोई फ्लड नहीं आएगा। हमने 6 महीने में जो पूरी यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाने का काम किया, यहाँ पे नए नए चैनल्स बनाकर, और पूरी स्थिति एकदम ठीक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यमुना नदी के पानी को रोड पर आने से रोकने के लिए जगह जगह सैंड बैग लगाए जा रहे हैं जिससे कि रिंग रोड पर ये न आने पाए। वासुदेव घाट है, दरअसल वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है और कह सकते हैं कि आधे जो है पूरी तरह से जो वासुदेव घाट है आधा पूरी तरह से डूब चुका है। पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा लगातार, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और जो बहाव है वो बहुत तेज़ी से यमुना का है और 206 के पार जो है अभी यमुना का जलस्तर पहुँच गया है। यमुना नदी में ये बढ़ाव लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हो रहा है। आज दोपहर भी वहां से करीब 1,58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों से बरसते पानी ने पंजाब को भी बेहाल कर रखा है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर रखा है। अभी तक 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब सरकार ने हालात को देखते हुए 7 सितंबर तक तमाम शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आफत और बढ़ने वाली है। पंजाब में तबाही का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इससे पहले साल 1988 में लोगों ने देखा था, जब आधा पंजाब डूब गया। आज फिर 37 साल बाद वही हालात बन गए हैं। पंजाब में ऐसा जल प्रलय आया है कि कई एकड़ धान, गन्ना और मक्के की फसल डूब चुकी है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी हवेलियां पानी में समा गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार सैलाब पंजाब को पूरी तरह डुबो देगा। डूबे हुए घर, खेत और सड़कें, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। ये भयावह मंजर पंजाब के फिरोजपुर का है। पंजाब में हालात लगातार चिंताजनक बनते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आपको तस्वीरें फिरोजपुर के एरिया की दिखा देते हैं, जहां पर कह सकते हैं पानी जो लगातार इस समय बढ़ रहा है, क्योंकि हरीके से जो लगातार पानी जहां पर आ रहा है वो लगातार पानी जहां इस एरिया में इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो पानी जहां पर बढ़ रहा है वही पानी कह सकते हैं इस समय जो फिरोजपुर शहर के लोग हैं उन लोगों की भी चिंता इस समय बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात जिन्ना लैंड पर दोहरी मुसीबत की। पाकिस्तान अब आतंकियों के साथ साथ सैलाब का सितम भी सह रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी सरकार और उसका आर्मी चीफ चीन में मौज काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहर शहर में हमला हो रहा है। कल पुलिस लाइन पर अटैक हुआ, तो आज एक रैली में फिदायीन अटैक। बारूद और बाढ़ से बर्बाद होते पाकिस्तान पर एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बारूद और बाढ़ से डूबा पाकिस्तान, शहर शहर धमाके, पाक बगावत की आग में जल रहा। पाकिस्तान इन दिनों दोहरी मुसीबत की मार झेल रहा है। एक तरफ बाढ़ की वजह से 15 लाख से ज्यादा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब तक करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है। रावी, सतलज और चनाब में उफान की वजह से हजारों घर तबाह हो गए। वहीं दूसरी तरफ आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। कल खैबर के बन्नू में आतंकियों ने पुलिस लाइन पर ब्लास्ट किया, तो आज क्वेटा में एक रैली में फिदायीन हमला हो गया। इसके अलावा बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर के पास भी अटैक हुआ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ चीनी सेना की परेड देख रहे हैं, जबकि उनके मुल्क में फौज और नेताओं पर आतंकी फिदायीन हमले कर रहे हैं। क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की ओर से आयोजित सार्वजनिक रैली खत्म होने के तुरंत बाद एक धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हमले के बाद लोगों की लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं। खून से लथपथ लोग सड़क पर पड़े हुए हैं। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं।
चीख पुकार मची है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने पार्किंग क्षेत्र में विस्फोटकों से भरी अपनी जैकेट में उस वक्त धमाका कर दिया जब लोग रैली में भाग लेने के बाद वहां से निकल रहे थे। फिदायीन हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में पूर्व सांसद अहमद नवाज और पार्टी नेता मूसा बलूच भी शामिल हैं। हालांकि रैली का नेतृत्व कर रहे बीएनपी प्रमुख अख्तर मेंगल बाल बाल बच गए, क्योंकि जिस वक्त विस्फोट हुआ वो घर के लिए निकल रहे थे। जी न्यूज़।